Hello everyone, today we will cover 1.77 of Irodov, which is quite a controversial question in JEE World. और इसका हम आज एक रिगरस सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि मैंने खुद अप्रोच करके खुद ही निकाला है विदाउट एनी हिंट्स एंड सॉल्यूशन फ्रॉम इंटरनेट. सो लेट्स स्टार्ट. 1.77 अप्रोच 1. तो पहले कोई भी क्वेश्चन पे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो उस पर वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ें. तो लैंग्वेज में ऐसा जो कंडीशंस है वो यही है कि लैंग्वेज और फिज़िक्स में पिक्चर को भी अच्छे से देखना वेरी इंपॉर्टेंट है. तो हम इधर पे देख रहे हैं कि दो वाल्स हैं. अब ये इसको तुम काफ़ी ह्यूज मानो इन वाल्स को, बट नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस. बट हाँ, इतने हैं कि ये साइडवेज मूव नहीं कर सकता. दिस रॉड कैन ओनली मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन. और मतलब ये जो रॉड है ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है. इतना हमें पिक्चर से पता चल रहा है क्योंकि ये जो वाल है ये इसको साइडवेज मूव करने से रोक रहा है. पहला बात तो ये, और दूसरा बात दे के रखा है फ्रिक्शन इज एब्सेंट. और जो मास ऑफ द वेज है दैट इज़ ईटा टाइम्स ऑफ मास ऑफ द रॉड. तो इसको m1 बोलो तो ये ईटा m1 है. इतना हमें इंफॉर्मेशन दे के रखा है. सो द नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट. तो कोई भी फिज़िक्स के NLM के क्वेश्चन में हम FBD ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो वी विल ड्रॉ एन FBD. FBD में वी विल कंसिडर a wedge of mass, this is of mass m2. then एक रॉड जो कि इसके साथ इनिशियली एट इनिशियल पिक्चर ही दे के रखा है कि इट इज़ इन कांटेक्ट विद द वेज के साथ कांटेक्ट में है. और इधर पे दो वाल्स है जो कि इसको रोक रहे हैं. तो दैट्स वी ऑल नो. तो हमें ये इधर पे मूव नहीं कर सकता. तो इनिशियली भी t=0 हम उसे बोलते हैं जहाँ पे इवेंट शुरू हो रहा है. तो मेरे लिए इवेंट अभी शुरू हो रहा है, और जब भी शुरू होगा इसका एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट एट t=0 इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे ही हो सकता है. वो इस तरफ उस तरफ नहीं हो सकता, वो नीचे ही हो सकता है. इस रॉड को अगर मैं कंप्लीट कर दूँ, इस रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे ही होगा क्योंकि ये इस तरफ मूव नहीं कर सकता. ठीक है. अब M2 के बारे में अगर मैं बात करूँ, अब उसका क्या होगा वो हम देखते हैं कि वो किस तरह मूव करेगा. नॉल अभी तो कोई पता नहीं लग रहा क्योंकि M2 के ऊपर वैसा थोड़ी ना है कि वाल लगा के रखा है. ये मूव कर सकता है. मतलब M2 के बारे में अभी हमें पता नहीं लग रहा है, रिगरसली पता नहीं लग रहा. रिगर मतलब कि आई एम 100% श्योर अबाउट दैट थिंग. तो वो 100% श्योरिटी तो नहीं आ रही है. ठीक है. अब A1 नीचे मूव कर रहा है. अच्छा, अब हम क्या करें, मतलब मुझे क्या आता है, मुझे FBD आता है तो FBD बनाते हैं. लेट्स सी. तो हमने क्या किया कि हम FBD बना रहे हैं. तो FBD में हम कॉम्बाइंड, तो पहले इतने एक्सपर्ट मत बन जाना कि पहले ही सब कॉम्बाइंड बना रहे हैं. रिगरसली पहले देख लो, फिर कॉम्बाइन सिस्टम्स करो, सिस्टम को एक्सेलरेशन सेम कर दो एंड ऑल ऑफ दैट. बट सिंगल FBD बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हम जब M1 का FBD बनाएंगे तो हमें देखने को मिलता है कि इधर से दो नॉर्मल्स आएंगे, इधर से दैट इज़ N2 और N2 N3 मान लेते हैं. ठीक है. N2 N3 क्यों, वो हम मतलब ठीक है, N2 N3 ऐसे ही वेरिएबल्स की तरह हमने नॉर्मल्स बने. अच्छा, अब इस वीडियो से ही मैं कॉन्सेप्ट्स भी बताना चाहता हूँ. तो पहली बात तो है नॉर्मल कब लगता है. नॉर्मल तब लगता है व्हेन देयर इज़ अ पुश फॉर जे लेवल या जितना नीडेड है. वो ये है कि हमें सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे दे के रखे हैं. इन फिज़िक्स वी आर डीलिंग विद रियलिटी, फिज़िकल रियलिटी. तो हम फिज़िकल रियलिटी में ये पाते हैं कि ऐसा एक फोर्स जो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे पुश कर रहा हो तो सरफेस भी
सरफेस का एक फोर्स आता है जो कि उसको उसको धंसने नहीं देता है बेसिकली, मतलब कि उसको उसको अंदर नहीं जाने देगा। अब बहुत ही इजी भाषा में बोल रहा हूँ, मतलब कि वो उसको, हाँ, वही अंदर नहीं जाने देगा। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि आइदर देयर विल बी ए पुश, और उसके वजह से वो अंदर नहीं जा पाएगा, उसी वजह से हम नॉर्मल लगाएंगे, मतलब कि सरफेस नॉर्मल लगाएगा ताकि वो अंदर ना जा पाए। तो मान लो कि ये एक मोटा, मतलब कुछ भी था, M1 मास का था, तो M1G लगा नीचे, तो ये पुश हो रहा है, ये सरफेस पे पुश हो रहा है, तो पुश हो रहा है तो नॉर्मल लगेगा, पुश हो रहा है तो सरफेस नॉर्मल लगाएगा ताकि वो धंसे नहीं। ये एक सरफेस का हम नेचुरल चीज़ मानेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करता है, नहीं तो और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो और सेकंड बात, कंस्ट्रेंट ही दे के रखा हो कि वो उसके साथ चिपके चलेगा, मतलब कि ऐसा भी फिज़िक्स में तुम्हें प्रॉब्लम्स दिखेंगे, इनहेरिटेंटली वो कंस्ट्रेंट मान लिया जाएगा कि वो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मतलब कि एक एजम्पशन है, फिज़िकल एजम्पशन, कि वो चिपक के ही चलेगा, मतलब कि फिज़िकल एजम्पशन है ये, जो कि तुम्हें 1.81 पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, 1.81 इरोडोव। इसका भी मैं सॉल्यूशन डालूँगा, लेकिन जो इस प्रॉब्लम में नहीं लगेगा, बट फिर भी मैं अगर बता रहा हूँ तो एक बार मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट मतलब कि फिज़िकल एजम्पशन ही लगाया अगर जाए कि वो दोनों चिपक के जलेंगे, तब भी नॉर्मल लगता है, ठीक है, तब भी नॉर्मल लगता है। और इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये तो चलो लगता कब है, व्हेन, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है इसका कि परपेंडिकुलर टू सरफेस, और जो मैंने इधर पे समझाया कि रोकना, कि वो धंसे नहीं, और नहीं तो कंस्ट्रेंट हो कि फिज़िकल एजम्पशन हो कि दोनों एक साथ चले। तो दोनों एक साथ चलने के लिए भी अगर कोई फोर्स लगना हो तो वो फोर्स नॉर्मल फोर्स लगता है, उसको ही हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अच्छा, इधर पे कोई पुश हो रहा है, तुम कहोगे सर नहीं, तो इधर पे नॉर्मल लगना चाहिए, टेक्निकली नहीं, बट ठीक है, इधर में नॉर्मल लगे ना लगे फिज़िकल, तो इधर इसकी बात हम बाद में करते हैं कि इसमें नॉर्मल लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें नॉर्मल लगेगा, क्यों मैं वो बाद में बताता हूँ थोड़ा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि इसमें नॉर्मल लगेगा। बट दिस इज़ नॉट द मोटो ऑफ दिस वीडियो. This motto of this video is that इस नॉर्मल का कोई फ़ायदा है, पहले इस बात को देखते हैं। चलो इस नॉर्मल के बारे में बाद में आते हैं, बाद में इसको डिस्कवर करते हैं। तो पहली बात तो ये M1 है, राइट। अब ये M1 ऑब्जेक्ट पे हम FBD बनाने आए थे, FBD तो बना लेते हैं, तो वही मैंने नॉर्मल समझाया तुमको, नॉर्मल क्या है, तो ये N3 N2 नॉर्मल है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ भी ये कॉन्टैक्ट पे है, ये जो वेज है इसके साथ भी कॉन्टैक्ट पे है, तो इधर से भी मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस N1 लगा, राइट। अच्छा, और क्या पता है मुझे, इसका एक्सेलरेशन, जो इस रॉड का एक्सेलरेशन वो A1 है। तो अब देयर आर टू वेज ऑन डीलिंग FBD, दैट इज़ कि एक्सेलरेशंस को एक्सिस में तोड़ दो, मतलब कि तुम्हारे फेवरेट एक्सेस में तोड़ दो जिसमें तुम्हारी सुविधा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्टर हो, और नहीं तो फोर्सेस को तोड़ दो। इस सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि फोर्सेस को तोड़ना बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि पहली बात तो ये N2 N3 देखो, हमें एक की तरफ चलना है, मतलब कि हमें जितने कम वेरिएबल्स हम रख सकते इक्वेशन पे उतना हम ट्राई करेंगे कि हम कम वेरिएबल्स रखें। तो N3 N2 को हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि क्योंकि एक्सेलरेशन भी वर्टिकल है तो हम वर्टिकल ही फोर्सेस को तोड़ें। तो वर्टिकली तोड़ूंगा तो अब इसमें ना तुम जियोमेट्री का इस्तेमाल करोगे, और अगर तुम देखते हो ये अल्फ़ा है एंड दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, सो दिस इज़ N1 cos अल्फ़ा, दिस इज़ N1 cos अल्फ़ा, राइट, N1 cos अल्फ़ा। जो ये वाला फोर्स है वो N1 cos अल्फ़ा है, N1 cos अल्फ़ा, एंड दिस इज़ N1 sin अल्फ़ा।
अब देखो n1 साइन अल्फ़ा, n3 n2 इतने वेरिएबल्स है कि क्वेश्चन पे नहीं चाहिए हमें सिंपल चीज़ों को रखना है। तो बाद में अगर चाहिए होगा वी विल सी, बट फर्स्ट लेट्स स्टिक टू जस्ट व्हाट सिंपली, हम सिंपली अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए दैट इज़ जस्ट मोर देन इनफ। तो हम इधर पे एफ अगर देखते हैं और m1g इसका नीचे लग रहा है, ठीक है। और ये सारे जो फोर्सेस है टेक्निकली सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, बट जस्ट एज एन रिप्रेजेंटेशन फॉर बिगिनर्स हम ऐसे करके कर रहे हैं कि नहीं तो एंगल मैंगल पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेट कीप इट सो n1 cos अल्फ़ा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है, तो m1g माइनस n1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू m1a। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने पहले ही खुद से, जैसे मैंने कहा था, मैंने करके रखा है, तो आई विल एज्यूम द थिंग कि मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं इधर पे ये बोलूँगा कि हाउ टू थिंक, कि मैंने कैसे सोचा इस प्रॉब्लम के ऊपर और मैं कैसे लैंड कर पाया इन द करेक्ट सोल्यूशन। दैट इज़ व्हाट द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज़। तो m1g माइनस n1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू m1a। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये तो हो गया पहला इक्वेशन। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन जो इधर से दिख सकता है वो हॉरिजॉन्टली है, लेकिन वो इतना गंदा है कि मैं उसको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। सेकेंड इज हम वेज का देखें। वेज इज़ m2, ठीक है। अब वेज पे भी, अब जैसे मैंने बोला कि ये सरफेस ने नॉर्मल लगाया ताकि धसे नहीं। अच्छा, ये नॉर्मल लगा क्यों था? क्योंकि इसने m1g, जो m1g फोर्स है वो इसने, जो ये ऑब्जेक्ट था ये धसने की कोशिश कर रहा था, ये m1g लगा रहा था, तो इसी वजह से सरफेस ने एक नॉर्मल लगाया ताकि ये धसे नहीं। ऑलराइट, ताकि ये धसे नहीं, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है जहाँ पे m1g माइनस n1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू m1a1, तो धसे नहीं तो नॉर्मल। अब ये इस ऑब्जेक्ट ने उसको नॉर्मल लगाया था, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये ऑब्जेक्ट इस पे भी नॉर्मल लगाएगा एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब उसका भी जो प्रूफ है वो अलग होता है, फिनमैन में दिया हुआ है, लेट्स लीव दैट। n1 भी लगेगा इस तरफ, ठीक है, मतलब तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये सबको पता होता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऑलराइट, सो अब इसका भी अगर हम देखें, अब इसमें m2g नीचे लगेगा, अर्थ से एक n4 लगेगा, और फिर अब इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अब इस पे ये, अब इसको मैंने अल्फ़ा, जैसे कि मैंने इधर पे प्रूफ किया था कि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यू कैन सी दैट दिस इज़ ऑल्सो अल्फ़ा। सो n1, so this is, wait, this is not alpha, this is 90 minus alpha, right, this is 90 minus alpha, so this is n1 sin alpha, ये n1 ही है, ये सेम प्रोसेस, तो n1 sin alpha इस तरफ हुआ। अच्छा, अब ये नीचे नहीं मूव कर सकता, मतलब कि ये, जैसे कि मैंने बोला कि फिज़िक्स पे हम एजम्पशंस और फिज़िकल रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिज़िकल एजम्पशंस हम कुछ रहते हैं, प्रैक्टिकल एजम्पशंस, दैट इज़ ये नीचे नहीं धसेगा, और इसके जो फोर्सेस है वो m2g है जो कि नीचे धसने का है, और जो नॉर्मल है वो m2g से ज़्यादा इन द नॉर्मल केस नहीं रहेगा अनटिल इट इज़ एविडेंट कि वो उस तरफ अगर नॉर्मल ज़्यादा लगे तो वो कांटेक्ट पे रहेगा। ये बात थोड़ी कम समझ आई होगी, बट इस सिचुएशन पे इस बॉडी का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो इसी तरफ मूव करे। जैसे इस बॉडी का देयर इज़ अ कंस्ट्रेंट कि वो इसी तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि m1g लग रहा है पहली बात तो। अब m1g लग रहा है तो नीचे मूव करेगा, n1 cos अल्फ़ा लग रहा है, a1 लग रहा है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे मूव करेगा तो वो नीचे करे, तो a1 0 भी हो सकता है, मैंने तो बस वेरिएबल पकड़ा है, ठीक है। तो लेकिन इधर पे मैं ये एज्यूम नहीं करूँगा एज अ कंस्ट्रेंट कि वो नीचे मूव करेगा, अर्थ के नीचे ही धस जाएगा, ये मैं कंसिडर नहीं करूँगा। और सेकंड एजम्पशन, पहला एजम्पशन तो ये नीचे नहीं धसेगा, और सेकंड एजम्पशन ये उड़ेगा नहीं, ठीक है। उड़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि इसमें
मतलब उड़ेगा, अब तुम उड़ेगा का लॉजिक क्या हो सकता है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए N4, क्योंकि बाकी सब तो नीचे लग रहा है, N1 cos अल्फा भी नीचे लगेगा। N4 ज़्यादा होने का, जैसे कि मैंने बोला, दैट इज़ टू बी चिपके हुए रहना, और नहीं तो धंस रहा है तो उसके ऑपोजिट लगना, यही दो बात है। अब वो नॉर्मल फोर्स का बिहेवियर ही ये है कि वो चिपके हुए रहने वाला फोर्स है। तो तुम ये तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि वो अगेंस्ट द बिहेवियर जाएगा एंड इट विल कॉज मोर नॉर्मल एंड इट विल फ्लाई अवे। ये चीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ इम्पॉसिबल है इन फिज़िकल रियलिटी। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उसके बिहेवियर के बारे में समझे तो हमें समझ में आ रहा है कि कांटेक्ट में रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, कांटेक्ट से उड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता। ऑलराइट, तो ये चीज़ है। तो अब इसमें N4 आ गया। जितने तुम नॉर्मल्स को कम रख पाओ उतना ही बढ़िया है, क्योंकि नॉर्मल जितने ज़्यादा नॉर्मल रखोगे उतने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, और नॉर्मल्स के साथ कोई कंस्ट्रेंट्स भी वैसे नहीं लगा पाओगे। कि जैसे एक्सेलरेशन के बारे हम डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन के कंस्ट्रेंट है, एक्सेलरेशन के कंस्ट्रेंट्स तुम लगा पाओगे, लेकिन नॉर्मल के कंस्ट्रेंट्स लगाना उतना आसान नहीं है, नॉर्मल के कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा सकते। सो N1 sin अल्फा, राइट। तो अब हॉरिजॉन्टली ही फिर एक्ट करेंगे, राइट। तो N1 sin अल्फा, तो मतलब कि ये बॉडी नीचे या ऊपर तो मूव नहीं कर सकता, तो दिस विल मूव साइडवेज, तो ये A2 एक्सेलरेशन से साइडवेज मूव करेगा, विच मीन्स N1 sin अल्फा इज इक्वल टू M2 A2। This is the second condition. This is the second framing. Now, ये दो इक्वेशंस तो है, और हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं वो देखो, N1 है, N1 है, A1 है, N1 है, A1 है, A2 है, तीन वेरिएबल्स, दो इक्वेशन, इट विल नॉट वर्क। अब देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, मतलब कि एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट्स इन जनरल, लेकिन इधर पे हम थोड़ा अलग से डील करते हैं। ये बहुत स्कैम चलता है इस जगह पे। वो ये है कि हमने इधर देखा कि ये ऑब्जेक्ट तो A1 से मूव कर रहा था, ये वाल्स है, एंड दिस इज द सरफेस, दिस इज द वेज, सो दिस इज मूविंग लाइक A2 एंड दिस इज मूविंग लाइक A1, सो एट t इज इक्वल टू 0 दिस इज द केस। नाउ इस पे एक चीज़ लगता है जो कि होता है नॉर्मल कंस्ट्रेंट। नॉर्मल कंस्ट्रेंट मतलब कि जैसे कि मैंने बोला कि वो धंस नहीं सकता, ये ऑब्जेक्ट धंस नहीं सकता, उसी वजह से नॉर्मल भी लगा था कि ये ऑब्जेक्ट धंसे नहीं। सरफेस के अंदर ये धंसने की पूरी कोशिश कर रहा है, M1G भी लगा रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे आ रहा है, तो तुम्हें फील भी हो रहा होगा कि भाई धंसने की कोशिश चल रही है, लेकिन ये धंसेगा नहीं। ये हमारा कंस्ट्रेंट है, यही तो हमारा एजम्पशन है। कंस्ट्रेंट या तुम कह लो एजम्पशन, फिजिकल एजम्पशन, वो यही है कि वो धंसेगा नहीं। तो धंसेगा नहीं तो क्या इस डायरेक्शन पे इसका कोई एक्सेलरेशन होगा? मतलब कि धंसना कब मैं कहूँगा कि ये सरफेस के अंदर धंस रहा है, वो जब परपेंडिकुलरली जब अटैक करेगा तभी तो वो धंसेगा, नहीं तो धंस तो ऐसे भी सकता है, लेकिन ये भी एक एजम्पशन है कि ये जो हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे, ना धंसने के लिए कंस्ट्रेंट लगाएंगे, वो ये है कि इस बॉडी का इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ये बॉडी है, इसके पास इस तरफ कोई एक्सेलरेशन का वे ही नहीं है जो ये बॉडी है, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, समझ लो। मतलब कि अगर ये वाला बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट कर जाए, परपेंडिकुलरली एक्सेलरेट कर जाए, और ये वाला तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता, तो ये पूरी धंस जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी ऐसे नीचे एक्सेलरेट करे तो हो सकता है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे है, तो ऐसा हो सकता है कि क्या फिर एक्सेलरेशन जो है वो माना जाएगा क्या? तब एक्सेलरेशन होगा। तो इसके बारे में भी देखते हैं, लेकिन इतने तो श्योर है कि इस तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इस तरफ मूव ही नहीं कर सकता, इस तरफ नहीं मूव कर सकता, ये बॉडी इस तरफ नहीं मूव कर सकती, क्योंकि वो वॉल से रुकी हुई है, यू कैन इमेजिन इट।
तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट, मतलब कि परपेंडिकुलरली टू द सरफेस there will not be any acceleration in any case, not just in this case, in any case perpendicular to the surface कोई acceleration नहीं रहेगा, वो धसेगा नहीं। बेसिक मामला ये, और ये कुछ assumptions है जो कि ले रहा है फिजिक्स कि वो परपेंडिकुलरली नहीं लगेगा। तो एट टी इज इक्वल टू 0 A1 और A2 और टी इज इक्वल टू 0 मैंने नॉर्मल कंस्ट्रेंट लगाया, क्योंकि वो चिप दे वेर इन कॉन्टैक्ट, तो वो अगर कांटेक्ट में थे तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। नॉर्मल कंस्ट्रेंट तभी लगाओगे जब कांटेक्ट पे होगा, कांटेक्ट पे अगर है तो ही नॉर्मल कंस्ट्रेंट लगाओगे, राइट। कांटेक्ट पे अगर है तो ही नॉर्मल कंस्ट्रेंट लगाओगे। तो अब इस ऑब्जेक्ट का जो इस तरफ एक्सेलरेशन है वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये वाला ऑब्जेक्ट है A1, ये A1 से मूव कर रहा है, मतलब कि इस सरफेस के रिलेटिव में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलरली, इस सरफेस के रिलेटिवली कोई परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल इज व्हाट इज नॉर्मल कंस्ट्रेंट इज ऑल अबाउट, कि मैं धंसूँ नहीं, ये सरफेस बोल रहा है मैं धंसूँ नहीं, तो रिलेटिवली अगर देखूँ तो ये A2 ऐसे हो जाएगा और A1 ऐसे हो जाएगा, राइट। तो A1 रिलेटिवली इस सरफेस के रिलेटिव में बात किया तो A2 ऐसा आएगा। तो ये हमें पता है कि ये अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा A2 साइन अल्फ़ा एंड दिस इज A1 कॉस अल्फ़ा। तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है कि A2 साइन अल्फ़ा माइनस A1 कॉस अल्फ़ा शुड बी 0। ये सरफेस का FBD के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो A2 tan अल्फ़ा इज इक्वल टू A2 tan alpha is equal to A1. So basically A2 is equal to A1 cot alpha ऐसे लिख सकते हैं यार, मतलब ठीक है। ऑलराइट, तो हमें तीसरा इक्वेशन भी अभी मिल चुका है। तो ये तीन इक्वेशंस जो थे, अब बस मैथमेटिक्स बाकी है, और ये तीन इक्वेशंस आई मिस्ड वन पॉइंट दैट वाज कि जो रिगर का पार्ट छूट जाता है सबसे, कि A2 इज इक्वल टू A1 कॉट अल्फा, ये तो एट T इज इक्वल टू 0 आया। उसके बाद क्या, मतलब क्या ये हमेशा रहेगा, क्या ये रॉड हमेशा कांटेक्ट में रहेगा? ये तो कोई क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि ये हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पे बोला है नहीं। एंड हियर कम्स द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, और यहीं पे ब्यूटी है, क्योंकि अब तुम देखो क्या है मांजरा, वो ये है कि A1, ये रॉड A1 से मूव कर रहा है, ठीक है, ये रॉड एट T इज इक्वल टू 0 A1 से मूव कर रहा है, और ये वाला जो सरफेस है ये मैं पॉइंट B मान लेता हूँ, इन द रॉड मैं पॉइंट B मान रहा हूँ, और फॉर दी, मतलब कि जो रॉड का ये पॉइंट B है वो A1 से मूव कर रहा है, और फिर द अदर पार्टिकल उसी के नीचे जो होगा उसको मैं A मान रहा हूँ, जो कि वेज का है, समझ रहे हो? या तुम चलो वैसे करके समझते हैं कि ये B है, और अगर वेज का बात करूँ तो वही B के नीचे जो है वो A इस सरफेस का, तो ये A1 से मूव कर रहा है, ये A2 से मूव कर रहा है, राइट। सो आफ्टर T इज इक्वल टू T होगा क्या, अब देखते हैं। हमने क्या बोला, A1 और A2, तो ये जो रॉड है ये हाफ A1 T स्क्वायर मूव करेगा, राइट। ये रॉड हाफ A1 T स्क्वायर मूव करेगा नीचे की तरफ हाफ A1 T स्क्वायर, ये B पॉइंट, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम हमेशा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो हाफ A1 T स्क्वायर मूव कर जाएगा, ये हाफ A1 T स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है। और जो वो वेज था वो कितने देर में मूव कर जाएगा, वो कहाँ पे मूव करेगा, वो मूव कर जाएगा टू, मतलब कि उसका जो A पॉइंट था, इसके नीचे ही A पॉइंट था, वो हाफ A2 T स्क्वायर मूव कर जाएगा, हाफ A2 T स्क्वायर मूव कर जाएगा, ऑलराइट। मतलब ठीक है, ये तो सिंपल है, हाफ A2 T स्क्वायर मूव करेगा, हाफ A1 T स्क्वायर मूव करेगा। बट व्हाट द थिंग इज कि इधर पे हाफ A1 T स्क्वायर एंड हाफ A2 T स्क्वायर, एंड हमें पता है कि A2 इज इक्वल टू A1 कॉट अल्फा,
basically if I draw a triangle, afterwards, ये डिस्टेंस और एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया मैंने, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट, ये वेज जो है ये यहाँ पे मूव कर चुका है। अब अगर तुम सिग्निफिकेंटली देखोगे तो अगर मैं इसको अल्फ़ा पकड़ूँ तो एवरीथिंग जस्ट सेटिस्फाइज, हाफ a1 t स्क्वायर, और इसका जो रेशियो है a1 बाई a2, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ tan अल्फ़ा। a1 बाई a2 बेसिकली हाफ a1 t स्क्वायर, हाफ a2 t स्क्वायर सेम टाइम a1 बाई a2 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, और दिस इज फॉर्मिंग अप राइट, मतलब एकदम वही वाला ट्रायंगल, यही वाला ट्रायंगल दिस इज फॉर्मिंग। सो इफ दिस इज फॉर्मिंग दिस ट्रायंगल एंड दिस वेज हैज रिच्ड हियर, ये पहुंच चुका है, और ये ट्रायंगल एक प्योरली मैथमेटिकल वे से आ रहा है, मतलब कि ये हमेशा ट्रू है एट एनी टाइम, ये इतना मूव करेगा, ये इतना मूव करेगा, ये ऐसा ट्रायंगल बनाएगा जिससे कि इसका एंगल अल्फा ही रहे। एंड बिकॉज दिस ए पॉइंट इज विद द वेज, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे करके कंप्लीट कर दूं तो ये मतलब कि ये ए पॉइंट का जो कि मैंने बस बी, ए और सी से बनाया था, ये जो बी पॉइंट है जहाँ पे पहुँच गया होगा, ए पॉइंट जो है जहाँ पे पहुँच गया होगा, तो बेसिकली एट एवरी टाइम इट विल बी इन कॉन्टैक्ट, और इसी वजह से ये हमेशा एवरी टाइम के लिए ट्रू है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ट्रू है, मतलब कि 1 सेकंड बाद देयर विल बी a2 डैश a1 डैश, नो, दैट विल बी a2 एंड दैट विल बी a1, क्योंकि ये a2 और a1 के साथ कांटेक्ट पे रहेगा, और फिर से मैं यही कांटेक्ट वाला एट एवरी टाइम आई कैन अप्लाई दिस नॉर्मल कंस्ट्रेंट एट एवरी टाइम, बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट की जब ये a2 इतना ही मूव कर रहा है तो वो भी इतना ही मूव कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट एट t इज इक्वल टू 0 पे ही ये निकाल चुका हूँ, तो उसके बाद में भी जो आएगा उसमें भी a1 बाई a2 तो tan अल्फा ही रहेगा बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल कंस्ट्रेंट। और फिर मैं कह सकता हूँ अगर ये tan अल्फा रहेगा तो ये ट्रायंगल कंप्लीट करेगा, ये अगर ट्रायंगल कंप्लीट करेगा तो ये इन कॉन्टैक्ट रहेगा, बस दैट्स इट।